नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बार फिर हमारे साथ हैं अशोक वानखेड़े जी। इलेक्शन नमस्कार। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस बार एक से एक चीजें आती चली जा रही हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव होने के 10 दिन बाद तक ये नहीं बताया हमें कि कितने वोट पड़े। और अब जब कल परसों में ज्यादा सवाल उठने शुरू हुए तो एक आंकड़ा जारी किया जिसमें परसेंटेज है, और वो परसेंटेज जो पहले दिन आया था उससे 4-5% बढ़ गया है। जबकि पहले ये होता था कि बाकायदा हमें पता होता था कितने लोगों ने वोट डाला और उसके हिसाब से चीजें तय होती थी। अब ये सारा खेल क्या चल रहा है, जब सारी मशीनें हैं, कंप्यूटर्स हैं, इतना सारा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया है, उसके बाद ये आंकड़ों को लेके हेर फेर क्यों चल रहा है, बात हम यहां से शुरू करेंगे। लेकिन बातें और भी हैं, अशोक जी हैं तो बहुत सारी बातें होंगी ही उनके साथ। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रणाम सर। इतने सालों से आप भी चुनाव देख रहे हैं, चुनाव आयोग देख रहे हैं, या आंकड़ों को परसेंटेज पे रिड्यूस कर देना, 10 दिन बाद 3-4% आंकड़े बढ़ जाना, ये सारा खेल क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, चुनाव जब भी होते हैं, वोटिंग होने के दिन पहला फिगर, एक तो लगातार फिगर आते थे कि 1 बजे इतना, 3 बजे इतना, 4 बजे इतना, 5 बजे वोटिंग खत्म होता है, तब इलेक्शन कमीशन का एक फिगर आता है। वो भी टेंटेटिव होता है क्योंकि 5 बजे लाइन में जो लोग लगे हैं अभी, उनका उसमें जोड़ा नहीं जाता। और फिर 7 बजे मैक्सिमम, और बहुत ज्यादा खींच लिया तो 9 बजे, गर्मी में कई लोग शाम को बहुत ज्यादा आ जाते, तो 9 बजे तक मैक्सिमम उस चरण के सारे फिगर्स स्टेट वाइज और नेशनल वाइज आते थे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये आपको एक क्लिक पे आपके आके सामने है। फिर दूसरा चरण आता था, फिर दूसरे चरण में ऐसा ही, फिर दोनों चरण के मिलके एक फिगर आता था। ऐसे 7वें फिगर में जब 7वां चरण आखिरी जब खत्म हो जाता था, तो 10 बजे पूरे देश के चुनाव के राज्यवार फिगर मिलते थे। बिल्कुल। शायद राजीव कुमार बहुत ज्यादा एफिशिएंट आदमी कहां से ढूंढ के लाए, पता नहीं, गुजरात के किसी गिर नामक फॉरेस्ट से आए होंगे और वहीं से पढ़े होंगे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिग्री ली, इसलिए इनको टाइम लग रहा है। चोपड़ा लेके बैठे होंगे, कान में पेंसिल लगा के। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का 700 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अब हर एक का 500 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हर एक के करने में टाइम लगा होगा, वो भी प्रेशर में आया। और जब जो फिगर मिला, आखिरी फिगर, वो बढ़ा कैसे, ये मिस्ट्री है। इन्होंने ये तो कहा कि 3-4% पिछले चुनाव से कम हुआ है। सवाल जहां 10-10% कम हुआ, उसका क्या? क्या अंदर मशीनों के साथ लिपापोती हुई? क्या गुजरात की ट्रिक फिर से यूज की गई? जैसे 1 मिनट में 58 वोट, 1 घंटे में 58 वोट गिरे थे, ये भी हुआ था वहां पे। 1 मिनट में 58 वोट थे। 58 वोट गिरे थे। ये कैसा हुआ था? क्या है इसका? इन्वेस्टिगेशन बरकरार है। 2019 के चुनाव के कोई केसेस पड़े हैं जिसमें जीतने का बूथ नहीं था, उससे ज्यादा वोट पड़े हैं। बूथ 5,000 का 8,000 वोट पड़े हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ऐसे कई केसेस है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है कि कंप्लेंट आने के विदिन 10 डेज आपको इसको निराकरण करना होगा, जो बताना होगा क्या हुआ। तो ये गड़बड़ झाला तो है, और ये गड़बड़ झाला होना वाला था, करवाना पड़ता है यदि आपको सत्ता में बना रहना है तो। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी संविधान पीठ ने, कि चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो करने की जो कमेटी होगी, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता होंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो जब पैनल आएगा, इसमें विरोधी विरोध करेंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगा, और मुख्य न्यायाधीश देखेंगे इसमें क्या कम ज्यादा है, और फिर अपॉइंटमेंट होगी। तो एक ट्रांसपेरेंसी की एक गुंजाइश थी। इन्होंने नया कानून लाया। क्यों कानून लाया? क्यों स्वायत्ता और ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते थे चुनाव आयोग में? क्योंकि ये जानते थे कि इन्होंने 10 साल सिवाय मन की बात के कुछ नहीं किया। इन्होंने 2 उद्योगपतियों के सिवा किसका भला नहीं किया। जनता बाप बाप कर रही है, उन्हें मालूम था कुछ चलेगा नहीं। ऐसे में चुनाव आयोग अपने कब्जे में चाहिए।
कि चुनाव आयोग ने बोला जीत गया तो जीत गया, जीत गया, जीत गया, ताली बजाओ, जीत गया, कोर्ट में जाओ, चलते रहेंगे 10-15 साल केस। ये करने के लिए क्या चुनाव आपने ये कानून लाया? और भाई राजीव कुमार तो बड़ी शेरशाही करके बताते हैं कि विपक्ष में ही औकात नहीं और ईवीएम पे उंगली उठाते हैं। तो जिस आदमी की औकात कंपटीशन की मतलब कंप्यूट नहीं कर सकता, जो आदमी गणित नहीं जानता सीधा सा, वो आदमी इस देश का कैसा चुनाव आयुक्त बनता है? भाई उसको तो रिजाइन दे देना चाहिए। या हमको बोले तो हम एक मैथमेटिशियन की टीम भेजे जो इनके पास बैठे, और ये हमारी तरफ से मैं ऑफर करता हूं, अशोक पांडे और अशोक वानखड़े उस खर्चे का वहन करेंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूं। हम 50 लोग देंगे, मैथमेटिशियंस बैठेंगे वहां पे, आप आंकड़ा दीजिए, आपको आधे घंटे के अंदर पूरा एवरेज निकाल के दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन उसमें फिर किसी को जितवाने की गुंजाइश नहीं। ये खेल है, खुला खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं हो पाएगा। खुला खेल फर्रुखाबादी और चौड़ा होके कर रहा है, क्योंकि आका ने बोला कि कर, तुझे पाला क्यों है, तुझे बिस्कुट क्यों खिला रहा हूं रोज? टॉमी को आदेश हुआ है, टॉमी को उसी के हिसाब से करना है, जिसमें छू बोला उसमें भोंकना है। टॉमी नहीं भैया है मतलब तो पूछ हिलाना है। इतने निचले स्तर पे इस देश का चुनाव आयोग कम से कम मेरी पत्रकारिता में मैंने उतरते हुए नहीं देखा। इसने निचले स्तर पे यह प्रकोष्ठ बन चुका है सत्ता पक्ष का। आप देखिए क्या बात हो रही है, मुसलमानों को लेकर बात हो रही है, बच्चे ज्यादा है, घुसपैठी है, मंगलसूत्र उठा के दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कितना झूठ परोसा जा रहा है। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं। राम का नाम लेने पे एक सर्वोच्च न्यायालय के वकील ने चिट्ठी लिखी। चुनाव आयोग ने कहा कि हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। इन मूर्खों को कौन बताए राम मंदिर में सरकार की क्या उपलब्धि है? बताए सरकार। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इंप्लीमेंट करना यदि ये सरकार की यदि उपलब्धि है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात इस देश में नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक निर्णय दिया, आप उसको इंप्लीमेंट करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एक ट्रस्ट बना के इसका मंदिर का निर्माण चालू कर दिया, आपने ट्रस्ट बनाया, निर्माण शुरू हो रहा है। आपकी उपलब्धि कहां से हो गई भाई? गजब का मामला है। अच्छा अशोक जी, आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लगातार खासतौर पे महाराष्ट्र आप जा रहे हैं। अभी पुणे से कल एक मित्र का फोन आया था कि जब वहां पर प्रधानमंत्री महोदय आने वाले थे, जब उनकी सभा होने वाली थी, उसके पहले ढेर सारे कार्यकर्ताओं के घर पुलिस भेजी गई, डिटेन किया गया, ये सारा कुछ हुआ। जमीन पे क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैं कोई चुनाव का भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, मैंने कोई एनालिसिस भी नहीं की है, मैंने कोई सर्वे भी नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर वो जो किंग जो वॉक करता है ना, महाराजा जिस तरह से वॉक करता है, जैसे बद्रीनाथ में वॉक कर रहे थे, वो वाला उनके चेहरे पर जो होता था वो नहीं है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, और चेहरे पे गुस्सा लगातार बना हुआ है। अब कार्यकर्ताओं को आप बताइए, Z+ सिक्योरिटी है, स्टेट की सिक्योरिटी है, स्टेट में गवर्नमेंट है, उसमें कौन सा कार्यकर्ता पागल होगा जो जाकर प्रधानमंत्री की सभा में गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा, कोशिश करेगा? वो सड़क पे इस समय चुनाव के टाइम में जाएगा। तो ये सारा कुछ आप जमीन पे क्या देख पा रहे हैं? इतनी हालत बुरी है कि पूना में जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। हमारे एक मित्र है, युवा क्रांति दल, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर सप्तर्षि चलाते हैं जी। और वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन लोगों में से लोग है ये। और शुद्ध गांधीवादी तो लोग हैं, हिंसा का शुद्ध कोई उनका गांधीवादी लोग इतिहास हैं, नहीं है। अहिंसा से लेना देना नहीं है। उनके जो जामवंतराव जो कार्यकर्ता थे, दलित है जी। दलित होना इस देश में पाप है क्या? और कमाल के कार्यकर्ता है, मतलब अशोक भाई, मैं जानबूझ के थोड़ा उनका वो मित्र है हम दोनों के, तो मैं परिचय दे दूं कि जमवंत मनोहर कमाल के कार्यकर्ता हैं। आप उनको देखेंगे बिल्कुल साधारण से कपड़ों में, और लगातार जनता के बीच में वो काम करते हैं। हिंसा का एक धब्बा नहीं है उनके ऊपर, किसी को थप्पड़ मारने तक का। उनके साथ ये हुआ है। जी अशोक जी। और उनके घर पे पुलिस ने घेर लिया, 40-40, 50-50 पुलिस पहुंच रही है। जब लोगों ने प्रेशर दिया तो उनसे लिखवा लिया,
उन पे आरोप था कि आप सभा में हंगामा करने वाले हो प्राइम मिनिस्टर के। यही ऐसे कई जगह पे पूना में प्रकोप हुआ, उसका खामियाजा क्या हुआ? अब ये इतने मूर्ख है बीजेपी वाले, ये नहीं करते तो हंगामा मचाने के लिए भी चले जाते। सपोज पुलिस की इंटेलिजेंस ठीक है तो भी वो चेयर भरती। 70,000 चेयर में से 60,000 चेयर खाली पड़ी हुई थी। पांडे जी, इतनी फ्लॉप शो पूना में किसी का नहीं हुआ। शिरूर, पुणे, मालव, बारामती, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आने वाले थे। चारों उम्मीदवार स्टेज पे थे। अजीत दादा पवार, बारामती पुणे का किंग, बीजेपी पूना में इतने सालों से सांसद है, कारपोरेशन उनके पास है। शिरूर, मालव, जहां रोज लोगों को धमकियां मिल रही है, लोग इकट्ठा नहीं हुए। मेरे पास वीडियो है, देखोगे आप तो मतलब वो दिखाने के लिए भी शर्म आती है कि कहीं पाकिस्तान वालों ने दिखा दिया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की यह हालत है, इसमें तो अपने देश की बेइज्जती हो जाएगी। ये हालत है। और खाली बैठे हुए 4-5 हजार बीच में वो बिल्कुल, उनको भी कैसी भाषण देने की इच्छा हो रही है मुझे पता नहीं। वो फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए गुस्सा है। जब आदमी बिफर जाता है तो जो चाहे वो बोलने लगता है, अर्गनल बात होती है। और इसीलिए इसके बच्चे ज्यादा है, उसका मंगलसूत्र खींच के लाएंगे, इसको देंगे, रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, पागलों जैसी बात करते हैं। मतलब इनसे ये मतलब कई बार ऐसा लगता है कि क्या हो गया, उनको ब्रेक लेने की जरूरत है। उनको किसी फॉरेस्ट में जाके 2-3 दिनों का ब्रेक लेना चाहिए या कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। और ये बात उनको समझा देनी चाहिए। हार जीत चुनाव में चलती रहती है, एक आध चुनाव हार भी जाएंगे तो फिर जीतने की चांसेस है। लेकिन इतना मत बौखलाइए कि एवरीथिंग इज एंड, बस रोड का खत्म हो गया रोड। इसलिए वो बौखलाहट है, इसलिए धरपकड़ है। अब बताओ, यू उत्तर प्रदेश में कई सिविल सोसाइटीज संविधान और उस पे भाषण देने के लिए हमको बुला रहे थे, अब उनको बैन हो गया कि अशोक वानखेड़े नहीं आएंगे। अब संविधान का महत्व बताने के लिए भी इस देश में पुलिस की परमिशन लेनी। लोकतंत्र है, मतदान के लिए जाओ, ये कहने के लिए भी पुलिस की परमिशन लेनी होगी। हम हमारे भाषण में क्या करते हैं? हमारे भाषण में बोलते हैं कि संविधान बचाना है, संविधान का इंपॉर्टेंस बताते हैं, और संविधान कैसा खतरे में है ये बताते हैं। ये बोलते हैं कि मैं ओबीसी का रिजर्वेशन छीनने नहीं दूंगा। अरे रिजर्वेशन रहेगा तब तो ना मेरे बाप, क्यों इधर 370 पार, उधर संविधान तड़ी पार। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, जिन पे आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो कई बार कानून में भी ये कहा जाता है साइलेंट इज अ कंसेंट, आपकी चुप्पी ही आपका समर्थन है। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते अपने आर्थिक सलाहकार पे, क्यों नहीं बोलते अरुण गोविल पे, अनंत हेगड़े पर? इतने सीनियर लीडर हैं क्यों वो। नहीं बोलते अनंत हेगड़े पर, लल्लू पर क्यों नहीं बोलते? व्यक्तिगत विचार है। अरे जिन लोगों का व्यक्तिगत ही विचार सही, जिन लोगों का इस देश के संविधान में विश्वास नहीं, वो लोग आपके पास फटकते कैसे हैं? अच्छा अशोक जी, व्यक्तिगत विचार तो उस बीकानेर वाले अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का भी था, जिसने ये हाँ, कहा था कि वाहियात बात की है मोदी जी ने, और उसको बेचारे को बिल्कुल गिरफ्तार भी कर लिया गया, पार्टी से तो निकाला ही गया। बिल्कुल। तो वो वाला मतलब व्यक्तिगत आप, विचार तो आपको नहीं पसंद आता। मतलब भाई, आपके उस पे जबान को हड्डी नहीं है तो जो चाहे बोलेंगे। और इस देश को इतना, मतलब इतना तो नैतिक अधिकार है सर, टैक्स भरता हूं, मेरे पैसे से भी सरकार चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री जो प्लेन में उड़ते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक आध बूंद डीजल मेरे भी पैसे का होगा सर। टैक्स देता हूं मैं, देश का नागरिक हूं। और बाबा साहब आम्बेडकर की अध्यक्षता में बने हुए संविधान ने सवाल पूछने का नैतिक अधिकार दिया है मुझे, मैं मेरे विचार एक्सप्रेस कर सकता हूं। लेकिन जिस संविधान ने आपको ये अधिकार दिया, उसी संविधान को नकारने का मूर्खपना भी नहीं कर सकता। कोई कहेंगे कि वानखेड़े जी यदि बोलने का अधिकार है तो भाई दोबराय ने भी बोला है, तो इसमें आपको बुरा क्या लगना चाहिए?
मतलब जिस पेड़ की डाली पे बैठूंगा उसको काटूंगा तो नहीं ना, नीचे तो वहीं गिरूंगा। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर ये दिखती हुई हार। और यदि आपको कोई कॉमेडी एपिसोड, अशोक जी आप भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आप हिस्टोरियन हैं, आप भी बहुत ओवरलोड है, कभी आपको यदि फुर्सत में बहुत ओवरलोड हो गया है और आपको यदि कॉमेडी एपिसोड देखना हो तो टीवी 18 के तीन एडिटर्स ने लिया हुआ प्रधानमंत्री का इंटरव्यू जरूर देखिएगा। ये जी तारक जी मेहता का बिल्कुल उल्टा बिल्कुल। चश्मा को भी मात पीछे देगा, छोड़ देगा। इतना व्यंग है उसमें। अगर झूठ यही बोलने की संविधान वाली बात मासूमियत चल रही कैसी है। होती है, जी। झूठ कितना मासूमियत से बोला जाता है, झूठ ताकत से, जोर से, ये तो मैंने सुना था। लेकिन झूठ का एक एंगल मासूमियत का भी है। ये प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे, मतलब मैंने कहा ना, वो नेता कम अभिनेता बेहतरीन, बेहतरीन। इसी से अगर इंदौर वाली घटना को जोड़ लीजिए, सूरत के बाद जिस तरह से इंदौर में हुआ, बम साहब जो हैं वो अचानक उनके ऊपर केस बढ़ा दिया गया, एक कुछ और चीजें हुई और उसके बाद नामांकन जिस दिन वापस लेना था उस दिन उन्होंने वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मजेदार बात यह है अशोक भाई कि दोनों जगहों पे, चाहे वो सूरत हो चाहे इंदौर हो, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग सर्टेन थी। इंदौर को मैं खूब अच्छे तरीके से जानता हूं, सुमित्रा महाजन जी वहां से जीतती रही और वो पूरा भाजपा का एक गढ़ है और बम बहुत कमजोर उम्मीदवार थे वैसे भी। तो जहां आपकी जीत लगभग निश्चित थी वहां भी इस तरह की हरकतें करने का क्या मतलब है? अभी अजय राय का ये बीच में बयान आया था ये कि मेरा भी चुनाव टेस्टिंग कैंसिल पॉइंट हो है सर, सकता है। ये अच्छा। टेस्टिंग पॉइंट है सर। इसको पहले खजुराहो से जोड़ो आप। हाँ। खजुराहो में यहाँ एक सपा प्रयास उम्मीदवार हुआ, का कैंसिल हुआ। जी। कोई सिग्नेचर नहीं करके उसका नामांकन रद्द हुआ। उसी कड़ी में सूरत देखिए, सूरत 2 कदम आगे बढ़े। सूरत में तो जीत तय थी लगभग, लेकिन बिल्कुल। कांग्रेस के उम्मीदवार के जीजा, भांजे और पार्टनर ये कहे कि मेरे साइन नहीं है इस पे, और उसके साथ पूरे विपक्ष के इंडिपेंडेंट तमाम उम्मीदवार, 12 उम्मीदवार विड्रॉ हो जाए। पहला निर्विरोध, ये दूसरा मॉडल था। इसके ऊपर कितना बवाल हुआ, उनको लगा कि ये तो लोगों ने पचा लिया। फिर इंदौर किया। इंदौर में थोड़ी गड़बड़ी ये हो गई कि वो इंदौर है, इंदौर के लोग जो है वो थोड़े से ठीक ठाक है, अड़ लिए तो अड़ लिए। उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट ने इतना मुंह खोला, मैंने सुना कि भाई देने वालों ने कहा कि अरे इसमें तो पूरा चुनाव निपट जाएगा, मध्य प्रदेश का इतना मांग रहे हो तुम। तो बोले फिर चुनाव होने दो, हम नहीं विड्रॉ करेंगे। इसलिए जो 22 बचे हुए हैं इंडिपेंडेंट, वो चुनाव करवाएंगे वहां पे। नहीं तो उन्होंने सूरत जैसा प्लान यहां पे भी किया था। एक प्लान इन्होंने सांगली में किया था जो फंस गया। अच्छा, वो बताइए। सांगली में चंद्रहार पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना की तरफ से। उनके जी। ऊपर रेत माफिया के आरोप है और बहुत सारे आरोप हैं। कौन सी शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली? उद्धव ठाकरे वाली। वो जी। वहां मामला ये फंसा कि कोल्हापुर की सीट, मतलब कांग्रेस के पास सीट थी सांगली की, और कोल्हापुर की सीट थी शिवसेना के पास। तो इस बार साहू महाराज के वंशज चुनाव लड़ना चाहते थे जी। बीजेपी के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की चिन्ह पे चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो उनकी इच्छा का आदर करते हुए कोल्हापुर कांग्रेस को छोड़ दी गई। उसके एवज ने कांग्रेस ने बोला कोई दूसरी जगह हम तुमको दे देते। उन्होंने पास वाली सांगली दे सांगली दी। ले ली, जी। जबकि सांगली ये बहुत स्ट्रांग गढ़ है कांग्रेस का। जी। तो वहां पे कांग्रेस नेता आखिरी तक लड़ते रहे सांगली के लिए, और शिवसेना ने थोड़ा सा एक बड़ा दिल रखना चाहिए था, मुझे लगता है। वो भी अड़ लिए। वहां उन्होंने चंद्रहार पाटिल को उतारा, और बीजेपी ने ऑलमोस्ट तय कर लिया था कि केसेस बढ़ा दो, विड्रॉ कर दो, अनोपोज ले आओ। लेकिन वहां क्या हुआ, कांग्रेस के बागी उम्मीदवार है पाटिल, उन्होंने फॉर्म भरा और बहुत ताकतवर इंसान है वो। तो बीजेपी को जी। लगा कि चंद्रहार पाटिल को यदि विड्रॉ करते तो वो इंडिपेंडेंट वर्सेस हम हो जाएंगे, तो हम बुरी तरह से निपट जाएंगे उसमें। जी। तो डर के मारे सांगली फेल हुआ। ये तो सांगली का प्लान तय था।
जो लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ने में विश्वास नहीं रखते, वो लोग, देखिए महाराष्ट्र में ये मैंने सांगली का किस्सा सुना रहा हूं, और इंदौर में मराठी राज्य था पहले। अभी भी बहुत असर संभाजी, है वहां पर। छत्रपति मराठी कल्चर का संभाजी बहुत असर महाराज है को, इंदौर में। जी। नहीं नहीं, होलकर स्टेट था वो। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो महाराजा जो हमारे छत्रपति संभाजी थे, उनका इतिहास है कि उन्होंने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारी। ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हमेशा तलवार लेके आगे घोड़ा होता था उनका, और पीछे फौज टूट पड़ती थी कि भैया मेरा राजा सामने है। उसको कई बार सेनापतियों ने समझाया कि महाराज आप थोड़ा पीछे रहिए, हम हैं लड़ने के लिए। बोला ना, लीडिंग सामने लीडिंग मैं फ्रॉम द रहूंगा, फ्रंट। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी। वो आदमी मुगलों के हाथ गद्दारी से लगा, किसी के औकात नहीं थी कि संभाजी को सामने से हराए। तो ये बैक रूट अपनाते हैं, ये मुगलों की टेंडेंसी है। पैसा खिला, लालच दिखा, ब्लैकमेल कर, बच्चे अगवा कर, और अपनी जीत हासिल करने का प्रयास। वही मुगलों का ट्रेंड बीजेपी ने अपनाया है। वो 3 लोग जो कह रहे थे सूरत में हमने ये नहीं किया, वो आज अंडरग्राउंड है डर के मारे। वो जो इंदौर के कैंडिडेट थे, 17 साल पुराने केस में 4 दिन पहले 307 धारा जोड़ी उसमें एफआईआर में, और उसे बोला गया कि तेरे को तो करेंगे अंदर, जमानत होने नहीं देंगे चुनाव तक, लड़ लियो अंदर से। और जैसे तू अंदर जाएगा, तेरे कॉलेजेस है यहाँ पे, नगर निगम नपती टीम तैयार है, वो बता देंगे 2 फुट इधर हो गया, 2 फुट इधर हो गया, बिल्डिंगे गिराना शुरू कर देंगे। तू कोर्ट से स्टे लेके, तू खुद ही जेल में, तेरे लिए कौन लड़ेगा। उसको लगा कि मैंने गलती करी, कांग्रेस का टिकट लिया, मैं एजुकेशन सेक्टर में ठीक हूँ। उनने बोला कि साहब आप क्या चाहते हो, बोले विड्रॉल। विड्रॉल कर दिया, गमछा पहन लिया और चुपचाप बैठ गया। अब कोई कहते कि उनको इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा। इनको तो बीजेपी ने ले लिया। अब इंदौर के जो ओरिजिनल बीजेपी वाले, उनके पेट में गोला आया, अरे सारे पदों पे बाहर के लोग बैठेंगे तो हम क्या करेंगे। तब भी संघर्ष और आज भी संघर्ष, एक दूसरा झगड़ा वहां पे चल रहा है। तो कुल मैं आपको मिलाकर ये मुगलों का टैक्टिस है। ठीक ये है, मुगलों को गाली देते हैं और मुगलों के हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से वही मुगल ट्रेंड है। पूरे भारत में मेरा राज्य चाहिए। औरंगजेब की दुखती रग ये थी कि सब भारत मेरे पास है, ये महाराष्ट्र क्यों नहीं। महाराष्ट्र। जी। आया और औरंगाबाद में दफनाया गया, जिसको संभाजी नगर कहते हैं। तो ये जो नया मुगल है, इसकी राजनीतिक कह रहा हूं मैं, राजनीतिक अंतिम संस्कार उस महाराष्ट्र में ही होगा, ये लिख लीजिए मुझे। चलिए, आप तो हिस्टोरियन है, मैं क्या आपको आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। अशोक जी मैं आपको कोई बता कमेंट दूं करेगा कि नीचे, बोलेगा अशोक वानखेड़े जी आप हिस्ट्री पे कम बोलिए, सामने अशोक पांडे बैठे। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बोलिए। आप मराठी हैं और मराठियों के साथ ये मजेदार होता है कि एक तो अपनी भाषा में पढ़ते हैं और अपने इतिहास को बहुत कायदे से जानते हैं। जब मैं औरंगाबाद गया था तो लोगों ने ये सारा कुछ इतने डिटेल में बताया था, इतने अच्छे से घुमाया था कि आप जब कह रहे थे तो मुझे वो सब याद आ रहा था। मैं आपको बताऊं अशोक जी कि ऐसा सिर्फ इंदौर में नहीं हुआ है। ग्वालियर में जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पाठक के भाई के ऊपर बाकायदा नए केस लादे गए और उनको फरार होना पड़ा। अभी फिलहाल वो फरार है और वो चुनाव में मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रवीण अलग मिट्टी का बना हुआ आदमी है, उसके ऊपर कोई खास असर इसका होता नहीं है। अब एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहा तो मुझे याद आ गया कि अमेठी और रायबरेली को लेके बहुत चर्चा चल रही है। इतनी कि कल रात को एक फेक लेटर भी चलने लगा, मुझे भी किसी ने भेजा। मैंने कहा भाई कांग्रेस का ट्विटर जो हैंडल चेक कर लो, अगर वहां नहीं है तो फेक ही होगा, जिसमें राहुल गांधी को अमेठी, और वो जो फेक है वो दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर की इच्छा होगी। अभी तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई फैसला नहीं हुआ है कि अमेठी से राहुल लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना है, कि अगर होम टर्फ आप छोड़ देते हैं तो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मानना मुश्किल थोड़ा होता है, तो लड़ना चाहिए उनको। खैर, दो बातें आप हैं अशोक जी, ये इसको दो जोड़ते हुए बातें। समेट लीजिए मेरा सब सोच जैसे थोड़ा सा जी। अलग है इसमें। मुझे लगता है कि उनको अमेठी लड़ना चाहिए, ये नरेशन बीजेपी लगातार बना रही है। अच्छा। देखिए, यदि
अब फॉर्म भरने की तारीख आई गई है अमेठी और रायबरेली की। यदि हम्म। प्रियंका जी रायबरेली और अमेठी से उतरते हैं तो पूरा परिवार कैसा सत्ता में है ये बताने के लिए इनको एक जगह मिलती है। और फिर ये क्या करेंगे, इतना अमेठी और रायबरेली पे प्रेशर लाएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मजबूरी होगी कि वो मैक्सिमम टाइम रायबरेली में बैठे रहे। यदि ये दो भाई बहन रायबरेली और अमेठी में कन्फाइंड हो गए तो बाकी बचे हुए 4 फेजेस में पूरे भारत में जाएगा कौन, ये इनका प्लानिंग है। इनके नरेशन में देखिए 2.5% तो वैसे भी रह गई है कांग्रेस। कांग्रेस वहां किस बलबूते पे लड़ रही है? कांग्रेस इस बलबूते पे लड़ रही है कि एक तो मुस्लिम समाज एंड ब्लॉक जिसके साथ कांग्रेस है उसके साथ चली जाए। सोशल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया किया है इस बार अखिलेश ने भी, बहुत तो अच्छी वहां की। अखिलेश के भरोसे चुनाव लड़े जा रहे हैं। दूसरी ओर मायावती, बहन मायावती ने भी इस बार जो स्ट्राइक किया है वो कहीं ना कहीं कैजुअलिटीज मुझे बीजेपी में जाती हुई दिखाई दी। 11 ब्राह्मणों को जी टिकट दिया बिल्कुल। कई जगह पे, खासकर जौनपुर, बस्ती, यहाँ पे यदि आपने देखा प्रतापगढ़, यहाँ पे मायावती ने सीढ़ी चेंज कर दिया, बीजेपी के गले में हाथ डाल के उनके उम्मीदवार उठा के लाई, उनके पुराने दिग्गज नेताओं को टिकट दिया। तो बीजेपी वहां फंसी हुई है। ऐसे में नरेशन कुछ भी हो सकता है रायबरेली और अमेठी ये दोनों सीटें आ जाए, लेकिन इन 2 सीट के गेन के लिए आप व्यापक दृष्टि से यदि देखें तो बाकी जगह पे यदि इनको कन्फाइन कर दिया। और राहुल गांधी की दूसरी बात है, राहुल गांधी अमेठी क्यों हारे पिछली बार? स्मृति ईरानी ने नहीं हराया, बीजेपी ने नहीं हराया, कांग्रेस का एक तबका था उनको राहुल गांधी को घर बिठाना था। तो 90% कांग्रेस तो बीजेपी के पेरोल पे है सर। तो राहुल भी सोचते होंगे कि यदि मैं अमेठी लड़ू तो किसके भरोसे, इन लोगों के भरोसे जो पिछली बार मुझे हरा के आए हैं। और इमेजिन करिए सेकंड टाइम राहुल गांधी हारे तो क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? सो देयर इज अ मोर रिस्क बोथ वेज। आप उनको कन्फाइन करेंगे, उनको खुला छोड़ दीजिए। वायनाड में लोग जीतेंगे, उनको विश्वास है, वो ज्यादा गए भी नहीं तो वहां जीत के आएंगे। लेकिन चारों तरफ से यदि घेर लिया गया तो फिर परेशानी, और ये करेंगे। जैसे ये दो भाई बहनों ने फॉर्म भरा, आप देखिए बीजेपी के सारे मंत्री इधर उधर, अमित शाह 4 चक्कर लगाएंगे, बाकी नरेंद्र मोदी देश भर घूमते रहेंगे और ये इतना कॉर्नर करेंगे कि सबको लगेगा कि सीट यार बहुत ज्यादा टाइट हो गई। तो इस नरेशन में आना नहीं चाहिए। इतना बड़ा इशू नहीं है कि अमेठी और रायबरेली से को, सवाल अब देश बचाने का है। सवाल है कि ये जो प्यादा है कांग्रेस का, यही मोदी जी के सामने बार बार चेकमेट कर रहा है। मोदी जी की सभा, राहुल जी की सभा, आप एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। और वो वही नहीं चाहते कि जवाब दे। बाकी जयराम रमेश टाइप्स जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, जिसमें बोलना चाहिए बस एक बार आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 4 ट्वीट करेंगे, उनको लगता है कि हमने चुनाव लड़ लिए। चुनाव लड़ने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। हम चुनाव देखने भी जाते तो बड़ी धूप में, दिल्ली में, दिल्ली हिल स्टेशन बना है सर, 35 डिग्री है। जी। कोल्हापुर 42, पूना 42, शिरूर 42, मैं 42 डिग्री से आया हूं अभी। एसी बिल्कुल। काम नहीं करते गाड़ी के। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लपट चल रही है, लहरें चल रही हैं, मतलब लू लहरें चल चल रही रही, है एकदम। बताइए। हाँ, ये एयर कंडीशन पर बैठ के बोलते कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया मीडिया इंचार्ज, हो गया काम। तो मुझे उस पर एक मेरा एक ये है कि वो दैट इज अ ट्रैपिंग प्लॉट है वो बीजेपी, एक चक्रव्यूह बना के रखा उन्होंने। तो आ तो सही कि तुमको घेरेंगे और फिर इज्जत बचानी है। और राहुल के पास एक भी ऐसा सिपा सलार नहीं जो बोलेगा राहुल जी आप लड़िए, पीछे मैं देखता हूं। वो सब बीजेपी कांग्रेस में ऐसे ही लोग बोले राहुल जी संघर्ष करो, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं।
हम आपके साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं। यही तो त्रासदी है कांग्रेस की। तो ये सारी बात देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी हर बात पे सहमत होते हैं। मेरा एक दृष्टिकोण था, उसको अशोक जी ने बिल्कुल अलग तरीके से लिया, और नहीं, मैंने अपना लोकतंत्र अपना दरअसल यही दृष्टिकोण है। बताया। बिल्कुल, लोकतंत्र बिल्कुल यही है, और यही ऐसे ही लोकतंत्र की हमें पिछले लंबे वक़्त से आदत है, जहाँ पर एक ही विचारधारा के होने के बावजूद अगर अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं, तो उनके ऊपर उँगली तानने या पेन दिखाने की जगह हम शांति से सुनते हैं कि हो सकता है उनका जो दृष्टिकोण हो, वो ज़्यादा तार्किक हो, ज़्यादा सही हो, और अगर ऐसा लगता है तो हम इसको स्वीकार करते हैं। यही एक विचारधारा में होता है, यही अलग विचारधारा में होता है। ऐसी ही लोकसभा होनी चाहिए, ऐसी ही राज्यसभा होनी चाहिए, जहां हर व्यक्ति, चाहे वो सहमत हो या असहमत हो, वो अपनी बात रख सके। और लोकसभा राज्यसभा छोड़ दीजिए, जनता को सबसे पहले, जिसके बारे में अशोक जी ने कहा कि हर व्यक्ति का, जो मोदी जी प्लेन से चलते हैं उसमें जो पेट्रोल डीजल पड़ता होगा, उसमें एक बूंद या एक का आधा बूंद या एक का 10वां बूंद का हिस्सा हर व्यक्ति का है। हमारे आपके पैसे से सरकार चलती है, हमारे आपके खून पसीने से सरकार चलती है। तो हम सबको, जनता के एक एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। और जब यह अधिकार होता है तो लोकतंत्र होता है, और जब यह अधिकार खतरे में पड़ता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। ये जो हमारी आखिरी बातचीत थी, ये इसके एग्जाम्पल थी। अगर मान लीजिए मैं बीच में अशोक जी को रोक देता कि नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं एक तानाशाह हूं, जो अपने शो पे लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाता हूं कि वो बात कहें जो मैं सुनना चाहता हूं। और आप जानते हैं ये टीवी चैनलों पर होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।